हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज जो हमारी क्लास है वो है बीकॉय 143 की फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जो इसकी यूनिट 1 है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके रोल्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मैंने सभी को डिस्कस किया है। तो एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में समझते हैं। पहला है बिजनेस फाइनेंस। देखो, बिजनेस आपको पता है, बिजनेस मीन्स होता है लेन देन, ठीक है। फाइनेंस मीन्स होता है पैसा। अब जो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उसे बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस मीन्स पैसा, और उसका मैनेजमेंट क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन उसको कहाँ पे कौन कितना यूटिलाइज करना है। लाइक उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेलिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, सैलरीज देनी होती हैं, स्टाफ के लिए होता है, बहुत सारे उसका पैसे की इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कहाँ पे कितनी करनी चाहिए, कितनी सूटेबल है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा वेस्ट ना करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सके, उसका मैनेजमेंट कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी इन सच अ मैनर एज टू अकम्प्लाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लाइज करने के लिए, अचीव करने के लिए मनी का जो मैनेजमेंट है वो इफ़िशियंट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे जितना पैसा चाहिए उतना ही, उसे दो से ज़्यादा वेस्टेज के लिए पैसा मत लगाओ। जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराओ, जितने वर्कर्स चाहिए उतने वर्कर्स रखो। मतलब फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे लगाना, ये सभी कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट और इफिशियंट मैनेजमेंट किया जाता है किसी भी फर्म के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ डिफाइंड एज डीलिंग विद एंड एनालाइजिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अ पर्सन और अ बिजनेस टू हेल्प मेक बिजनेस डिसीजंस। मतलब कि डील करना मनी से और एनालाइज करना मनी को, कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और ये क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस को बनाने में, कि हमें किस फील्ड में कितनी ग्रोथ करनी है, कितना पैसा लगाना है। ये सारा डिसीजंस बनाने के लिए हेल्प कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस, मतलब मनी, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि मनी और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। मैं दो टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मनी कर रहा हूँ, एक फाइनेंस कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो मनी इज फिजिकल कॉइन एंड बिल्स दैट यू कैन ट्रेड फॉर द सर्विस एंड गुड्स यू रिसीव। जो भी आप सर्विस या गुड्स आपको मिलती हैं, जैसे आपको कोई सर्विस चाहिए या कोई गुड्स चाहिए, आप शॉप पे गए, आपको चाहिए पार्ले बिस्किट, तो आप क्या करोगे, उससे पार्ले बिस्किट मांगोगे, लेकिन उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा क्या हो सकता है, कोई कॉइन हो सकता है, या फिर कोई नोट हो सकता है, कोई बिल भी हो सकता है, चेक हो सकता है। बड़ी दुकानों पर जाओगे तो जो फिजिकल कॉइन्स और बिल्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाता है मनी, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सचेंज का प्राइमरी मीडियम है, ठीक है। एक्सचेंज का ये मीडियम है, कैसा, प्राइमरी। इट इज़ द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कौन, मनी, ठीक है। फाइनेंस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज मनी, स्पेशली इन लार्जर सेंस फॉर कंपनी, एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स। फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस होता है ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज मनी, मनी को कैसे मैनेज करना है, स्पेशली किसके लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। अब देखो, ये फाइनेंस वर्ड का आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते कि आपके जेब में 15 रुपये पड़े हुए हैं, आप सोच रहे हो मुझे इसमें बिजनेस, इसमें फाइनेंस करना है मुझे, या फिर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए, मैं 15 रुपये को यूटिलाइज कैसे करूँ। वो आपका छोटा अमाउंट है, आप उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो जैसे आपका दिल करे। लेकिन जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट की जो फर्म्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंस के द्वारा क्या किया जाता है, मनी को मैनेज किया जाता है कि किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है। तो ये हो गया फाइनेंस, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं। फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फाइनेंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है पब्लिक फाइनेंस, दूसरा है प्राइवेट फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस आप समझ रहे होगे, पब्लिक मीन्स सरकार, और सरकार कौन बनाता है, जनता। तो जनता का जो फाइनेंस है
उसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के मैटर्स हैं उन जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील करता है कौन? पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, अब प्राइवेट फाइनेंस आप समझ गए होंगे। प्राइवेट फाइनेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल फाइनेंस। ये क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस होता है। जैसे मान लो कि मेरा कोई फाइनेंस है, मेरा कोई पैसा है, उसको मुझे मैनेजमेंट करना है तो मेरा प्राइवेट फाइनेंस है। जैसे अंबानी का पैसा है तो वो उसका प्राइवेट फाइनेंस है, रतन टाटा जी का पैसा है वो उसका प्राइवेट फाइनेंस है। तो ये होता है प्राइवेट फाइनेंस। क्या करता है? पर्सनल फाइनेंस होता है। बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंसेस ऑफ द बॉडीज अदर देन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। इसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस ऑफ द बॉडीज। किसके? अदर देन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट का कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, उससे हट के जो पर्सनल फाइनेंस होता है, जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, उनका जो फाइनेंस होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस। तो दो टाइप के फाइनेंस थे, एक था पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का, दूसरा था प्राइवेट फाइनेंस मतलब पर्सनल। तो हमने दोनों फाइनेंस के टाइप्स देख लिए। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है दो टाइप्स के हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स आर गिवन बिलो। दो टाइप के, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन कभी कभी पूछता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसको डिस्कस करो। कभी कभी पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन आपको इससे श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आपको अगर इतना पढ़ लोगे तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अर्निंग प्रॉफिट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चलाई जाती है, किसी भी एक्टिविटी में वर्क किया जाता है तो उसका अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के मतलब अगर प्रॉफिट नहीं कमाना है तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल ही नहीं सकती। उसका नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि उसमें पैसे से लेन देन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेज दैट अल्टीमेट एम ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजन शुड बी मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कहता है कि जो बिजनेस डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस के लिए, उनका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, अल्टीमेट एम होना चाहिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, अ डिसीजन इज गुड इफ इट इंक्रीजेज द प्रॉफिट एंड बैड इफ इट फेल्स टू डू सो। एक डिसीजन अच्छा तब होगा जब वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाया, उसमें फेल रहा, तो कैसा डिसीजन है? बैड डिसीजन है। देखो बिजनेस फर्म से उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए जिससे कि कंपनी का भला हो सके। अब उसमें ऐसा डिसीजन लिया गया जो कंपनी के लिए अच्छा हुआ, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, उसके प्रॉफिट को बढ़ाया, तब तो वो अच्छा है। और ऐसा हुआ कि जिसने उसको फेल कर दिया, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो पाया, तो वो कैसा है? बैड है। तो बस ये बोला गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। वेल्थ मीन्स धन, और मैक्सिमाइजेशन में मतलब बढ़ाना। पहला था प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना। अब यहाँ पे वेल्थ से बात हो रही। वेल्थ आपको पता है कि किसी भी ऑनर का है, किसी भी शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो उसके पास आमदनी है, उसकी जो भी रकम है, जो धन उसके साथ है, उसे हम वेल्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है। इट इज मोर इफेक्टिव टर्म रिप्रेजेंटिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टर्म है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके गोल को कैसे करता है। आगे पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज कंसीडर्ड टू बी ब्रॉडर देन प्रॉफिट। जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रॉडर मतलब कि ज़्यादा दिखाया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो प्रॉफिट से ज़्यादा होती है। अब देखो सिंपल है कि जब शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो जो उनका प्रॉफिट है उससे उनकी वेल्थ होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास है 500 करोड़, आपने प्रॉफिट कमा ली 600 करोड़, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि 500 करोड़ आपके पास पैसे हैं तो आप उससे कम ही इन्वेस्टमेंट करोगे। इसलिए जो वेल्थ होती है शेयर होल्डर्स की वो ज़्यादा कंसीडर की जाती है किससे? प्रॉफिट से। शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो वेल्थ है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है दो फार्मूले से। पहला है शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो इसमें आता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। देखो सिंपल है, अगर आपने कोई भी शेयर 100 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है, जब आपने खरीदे तो 50 रुपये का था, अब वो 100 रुपये का है। अगर आपको अभी अपनी वेल्थ निकालनी है कि हमारी वेल्थ कितनी है कंपनी में, तो आप क्या करोगे, जो शेयर आप जितने आपने खरीदे हैं 100 इंटू मल्टीप्लाई करोगे जो अभी रेट है 100, तो कितना हो जाएगा
1000। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर जो शेयर होल्डर के पास है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेस विद ऑल सच डिसीजंस दैट क्रिएट पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है ऐसे डिसीजन से जो क्या करते हैं, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को क्रिएट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव क्रिएट होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये पॉजिटिवली क्रिएट नहीं हुई तो क्या होगा, यहाँ पे इनकी मतलब इनका जो वेल्थ है वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी वेल्थ कम हो जाएगी। जैसे एनपीवी बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब कि कितना पैसा अंदर आ रहा है उसमें माइनस कर दो कितना बाहर जा रहा है। जैसे मान लो आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आपने क्या किया, 100 में से 50 रुपये दे दिए किसी और इंसान को, उसने आपको 70 रुपये दिए, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आपने 50 दिए मतलब 50 बचे, उसमें 70 जोड़ दो 120, आपको क्या हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तब तो आप कौन सा पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वहीं पे आप 50 देती और आपको वापस मिलता 30 तो आपको 20 रुपए का लॉस होता, तो वो क्या हो जाता आपका नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, इफ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या होता है, डिसीजंस आर टू बी अडॉप्टेड। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बिजनेस में वो क्या किए जाएंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे। अब देखो बिजनेस में डिसीजन दो टाइप से लिए जाते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है उस डिसीजन के बाद, तब तो डिसीजन अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो उस डिसीजन को हटा देना चाहिए। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब तो उसे अडॉप्ट करना चाहिए, अगर डिक्रीज हो रही है तो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, डिसीजन को ड्रॉप करना चाहिए। अब यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू से मतलब क्या है, शेयर्स आपने खरीद लिए, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आपको पैसा ज़्यादा मिलने वाला है। जब ज़्यादा मिलेगा तब आप उस डिसीजन को अडॉप्ट करो, अगर नहीं मिल रहा है तो उसे क्या करो, ड्रॉप कर दो। तो ये दो अपने जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में दो पॉइंट हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो पैसा आपके पास आया है उसमें से जो पैसा आपसे गया है, दोनों इन दोनों में जो आया है उसमें से माइनस कर दो गया हुआ, तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये पॉजिटिव होती है तब तो डिसीजन को अडॉप्ट करना चाहिए, अगर नेगेटिव होती है तो डिसीजन को ड्रॉप कर देना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो पॉइंट उसको पढ़ते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क आपको पता है कि कोई बिजनेस होगा उसमें रिस्क होगा, जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होता है। हमने पढ़ा है कि हाइजर द रिस्क मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट, मतलब जितना आप रिस्क ज़्यादा लोगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। रिटर्न मीन्स क्या होता है, हम दोनों टर्म को समझेंगे कि रिस्क और रिटर्न में डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो रिस्क होता है चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, उसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ चांस होते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमें लॉस देखना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं रिस्क। जैसे मान लो कि आपने फसल उगाई किसी भी अपने खेत में, ठीक है, अब आप सोच रहे थे कि बारिश नहीं होगी, बारिश हो भी सकती है, अब बारिश हो जाएगी तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, तो आपने ये माइंड में रख के कि अगर बारिश होती है तो मुझे लॉस होगा, आपने क्या किया, रिस्क लिया, तो वो रिस्क होता है। आपको पता है कि लॉस हो सकता है फ्यूचर में, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, रिटर्न की बात करें तो रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। समझ गए होगे आप, इसे क्या कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, ROI भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो पैसा आपको मिल रहा है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, मुझे 100 रुपये दे दिए और 2 साल बाद मैं आपको 150 रुपये दे रहा हूँ, तो एक तो 100 रुपये जो आपका प्रिंसिपल था, जो आपका अमाउंट था, वो मैंने आपको वापस दिया, 50 रुपये आपको और दिया एज ए इंटरेस्ट। जो 50 रुपये हैं वो आपके क्या हैं, वो आपका रिटर्न कहलाएगा। मतलब आपके 150 रुपये पूरे रिटर्न कहलाएंगे, उसमें 50 रुपये इंटरेस्ट का भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उससे जो आपको पैसा मिल रहा है वो रिटर्न है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में आपने कितना पैसा खर्च किया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब आपने उसको रेंट पे देना शुरू किया तो जो आपको मंथली पैसा मिल रहा है वो आपका रिटर्न है। आपने पहले लगाया, उगाया, अब जो आपको फल मिल रहा है वो आपका रिटर्न है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिटर्न। रिस्क और रिटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है रोल या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोल या फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है रोल या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो पहला है रेजिंग ऑफ फंड। अब देखो फाइनेंस मैनेजर क्या करता होगा, आपको पता है, फाइनेंस मैनेजर मैनेज करता होगा किसको, फाइनेंस का। जो भी डिसीजंस होंगे वो फाइनेंस मैनेजर के अंडर होते होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे हमारी वेल्थ ज़्यादा
बेस्ड हो रही है, कहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब पैसा लगाना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसा लेना है, सब किसका होता है, हेडेक फाइनेंस मैनेजर का होता है। तो हमें पढ़ना है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका रोल क्या होता है। पहला है रेजिंग ऑफ फंड्स, ये क्या करता है, फंड्स को रेज करता है। अब देखो सिंपल है, आपको बिजनेस ग्रोथ करनी है तो पैसा चाहिए, और पैसा हर इंडस्ट्री के पास इतना नहीं होता, तो क्या करते हैं, फंड्स को रेज करते हैं कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें आके, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइक बैंकिंग उनसे लोन लेते हैं, कुछ लोगों से बोलते हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो लाइक शेयर होल्डर्स डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेजिंग ऑफ फंड्स। तो टू मीट द नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस हैव इनफ कैश, अगर आपको बिजनेस की नेसेसिटी को मीट करना है, मतलब पाना है, तो आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, ज़्यादा कैश होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको चाहिए रॉ मटेरियल, तो आप कहाँ से लाओगे, आपकी जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिजनेस के जो भी डिसीजंस हैं, छोटे छोटे काम बहुत सारे आते रहते हैं बिजनेस में, तो उनको डील करने के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, पूरा अपना रोल फिक्स करता है कि फंड को रेज कैसे करना है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर टू डिसाइड द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फाइनेंस मैनेजर की, कि वो डिसाइड करे कि रेशियो क्या है डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट मतलब कि उधारी, और इक्विटी मतलब जितना पैसा मिल रहा है, तो इसका रेशियो कितना है। ऐसा नहीं है कि उधारी ज़्यादा हो गई और पैसा कम मिल रहा हो, ठीक है। तो हमें डेब्ट और इक्विटी दोनों का रेशियो डिसाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये क्या करते हैं, फंड्स को एलोकेट करते हैं। अब जैसे पहले क्या किया, रेज किया फंड को कि हमें कहाँ से फंड मिलेगा, फिर क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं किसका, फंड का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास फंड आ गया, अब आपको किस डिपार्टमेंट में कितना देना है, किसमें कितनी नीड है। जैसे मान लो कि जो प्रोडक्शन वाला है उसमें ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि अब प्रोडक्शन किया जा रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, मशीनरी का है, लेबर्स का है, तो वहाँ पे ज़्यादा नीड है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड। जहाँ पे सेल्स की बात करें, सेल्स में इतना पैसा नहीं लगता, क्योंकि आपको वहाँ पर फिनिश्ड गुड को बेचना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन में क्या करना पड़ता है, फिनिश्ड गुड को बनाया जाता है, तो गुड्स को बनाने के लिए ज़्यादा अमाउंट पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है, लेकिन बेचने के लिए पैसा नहीं लगता, तो आपको वहाँ पे कितना देना है, ये सब कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर करता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए कितना फाइनेंस चाहिए। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि आने वाले फ्यूचर में कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी काम करने के लिए, हम बोलते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नीड ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर कितना फाइनेंस चाहिए, वो भी काम किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का होता है। और इसकी क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हमें कितना फाइनेंस फ्यूचर में किस जगह पे लगाना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है वो बजट बना के रखती है कि हमें इतने सालों में इतना पैसा इस फील्ड में लगाना है, यूपी के लिए इतना बजट, बिहार के लिए इतना बजट, वैसे ही हर डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, जो बजट है कंपनी का, फ्यूचर फोरकास्टिंग करके कि कितना पैसा लग सकता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। चौथा है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, अब फंड आपके पास एक्स्ट्रा है, बच गया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, ये सब किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का ही रोल होता है। फिफ्थ है हेल्पिंग इन वैल्यूएशन डिसीजंस, जो डिसीजंस हैं कंपनी के, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पैसा अच्छे से यूटिलाइज हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखो सिंपल है कि अगर पैसा नहीं हो तो आप डिसीजन भी नहीं होंगे, आपकी कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो इसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है फाइनेंस मैनेजर, वो बताता है कि किस फील्ड में हम कौन सा डिसीजन लें जिससे कि यहाँ का प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। जैसे मान लो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से फंड लेना है, ये भी पूरी कंपनी की डिसीजन से ही होता होगा, ठीक है। अब उसमें फाइनेंस मैनेजर ये ना बताए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें लॉस होगा, तो वहाँ पे कंपनी के डिसीजन कैसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो जो मेन मुद्दा होता है वो फाइनेंस मैनेजर का रोल होता है कि किसी भी कंपनी के डिसीजंस में क्या करता है, वो वैल्यूएशन करता है कि क्या प्रोवाइड करा के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करा के, कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डिटेल्स है उनको प्रोवाइड करा के कि कंपनी को कहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगला है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजर, बाद में परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करता है कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं उनसे परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, किस डिपार्टमेंट से हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट से हमें कितना वर्क देखने को मिल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मनी का कहाँ पे अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उसमें हमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो शेयर्स, उनका प्राइस डाउन तो नहीं हो रहा, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजर। तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करता है किसी भी कंपनी के। तो हमने देख लिए 6 रोल और फंक्शंस किसके, फाइनेंस मैनेजर के इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हमने देख ली, 2 टाइप के होते हैं, प्रॉफिट मैग्नाइजेशन और दूसरा होता है वेल्थ मैग्नाइजेशन। शॉर्ट नोट में आपका आ सकता है डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो पक्का आएगा, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप अच्छे से कर लेना। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, थैंक यू।